हेलो। चलिए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। अ माइक्रोस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ट्यूब लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर इफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर। हम सभी को पता है द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसका सीधा सीधा आंसर होता है आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कीजिए। फार्मूला क्या है लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला आपका आएगा m इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा है इसको। डिस्टिंग विजन पे बात हो रही है तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 लेंथ ऑफ द ट्यूब। ऑब्जेक्टिव कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू आपकी 25 और एफ ई की वैल्यू है 4। तो कर देते हैं डेट इज 10 250। तो m की वैल्यू आ रही है 125। अब ये ऑप्शन में है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज करेक्ट। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। दिस टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ l surface same angle of inclination 45 degree with the horizontal, one of them is rough and another is perfectly smooth। दो सरफेस की बात हो रही है, पहला एक रफ है दूसरा एक स्मूथ है। अ गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much time as to slide down on the rough surface than a smooth surface, the coefficient of friction between the object and the rough surface is close to। ओके फाइन, इजी है ये क्वेश्चन। आप ध्यान से देखिए, टाइम निकालना है बिटवीन फ्रिक्शन सरफेस की बीच की बात कर रहे हैं। तो 14 कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। अब 14 में यहाँ ध्यान से देखना है, कुछ चीज़ें हैं कि एक कुछ और दिया, एक तो आपको एंगल है, एंगल दिया हुआ है और ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इससे सेट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और टाइम लेट्स राइट टी एज अ टाइम फॉर रफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मूथ। यही बोला गया है स्टेटमेंट में तो हमारे पास। अब इसमें ये चीज तक तो गिवन है, आपसे म्यू के की वैल्यू पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ए जो होगा वो कितना होगा, ए स्मूथ का कितना आ जाएगा आपका बेटा जी साइन थीटा। ए स्मूथ का कितना आएगा जी साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, आप फोर्स करके निकालोगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे t is directly proportional to अंडर रूट ए, और यहीं पे साइड में अगर करते हैं हम तो t स्मूथ के लिए कितना आएगा, टेकिंग द कंसिडरेशन g साइन थीटा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब एक इक्वेशन स्टेबलाइज किया करते हैं ए रफ के लिए। ए रफ क्या होगा, जी साइन थीटा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ठीक है। एग्जाम में तो हम और डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से पूछा गया टाइम का कितना फर्क है, तो ठीक है, ये एक इक्वेशन ये हो जाएगी फर्स्ट और ये हो जाएगी सेकंड, इनको यूज करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है। तो टी रफ अपॉन टी स्मूथ इक्वल टू कितना आएगा, देख लीजिए। रफ के लिए क्या कर रहे हैं हम, टी रफ में, और ये एक्चुअल में इन्वर्स भी होगा, ए के लिए इन्वर्स आएगा तो डायरेक्ट लिखते हैं, एक स्टेप गायब करते हैं इसमें बीच में, यहाँ लिख देते हैं सीधे साइन थीटा हो जाएगा स्मूथ के लिए, ऑब्वियसली बात उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जी, सॉरी जी तो हम लिख नहीं रहे, कॉमन लेके काट देंगे, ठीक। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑब्वियसली बात है इन दोनों के यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 2 है, टी रफ और टी स्मूथ के बीच का रेशियो तो ऑब्वियसली बात है 2 ही है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें देख सकते हो साइन थीटा और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब आपको थीटा की वैल्यू मेंशन है, आप थीटा की वैल्यू प्लेस कर दो, तो साइन 45 अपॉन साइन 45 माइनस म्यू के कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पे भी 1 अपॉन रूट 2 माइनस म्यू के, और इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप बेसिक कैलकुलेशन आप चाहो तो उसको डायरेक्ट कर देते हैं, ना कौन करेगा। और रूट 2 आपका एलसीएम आ जाएगा ऊपर नीचे दोनों साइड, तो आपके लिए ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू के इक्वल टू 1 अपॉन 4। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, और म्यू के इज इक्वल टू 1/4 माइनस, सॉरी उल्टा हो गया, ये दोनों साइड से शिफ्ट होगा 1 माइनस 1/4, तो म्यू के इज इक्वल टू 3/4 विच इज नियर अबाउट 2.75। होपफुली इतना ही तो होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, अगर ये ऑप्शन में होगा तब तो करेक्ट है। कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करने हैं, सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करने होते हैं कई बार क्वेश्चन, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो फिर तो टाइम बचेगा नहीं, तो इसलिए कई बार एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ किया जाता है। अब कौन सा क्वेश्चन करना है, 15th। अब 15 में देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद द डायोड 1 एंड डायोड 2 एज शोन इन द फिगर, इफ द इनपुट सप्लाई वोल्टेज Vn इज दिस वन। एक इक्वेशन दी हुई है, आपको पता है ये इक्वेशन, और टाइम दिया हुआ 15 मिली सेकेंड, और पूछा गया है ये आप फुल वेव रेक्टिफायर है, और इसमें पूछा गया है D1 कौन सा होगा और D2 किस टाइप के कनेक्शन फॉर्मेट में होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी है। इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधा सीधा वेव इक्वेशन पकड़ो। Vn जो दिया हुआ कितना है, 220 साइन 100 पाई टी। ठीक, अब जो टाइम मेंशन है वो टाइम कितना है आपका, 15 मिली सेकेंड। तो इसको इस तरीके से लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं। उठाओ और यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इस वैल्यू, देखते हैं क्या आता है। 20 साइन 100 पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.015, तो V 220 साइन 1.5 पाई के आसपास आना चाहिए, 1.5 पाई के आसपास आएगा। अब साइन 1.5 पाई होता क्या है ये चीज़ देखते हैं। साइन 1.5 पाई इज इक्वल टू साइन 270। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ, ये आप निकाल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। इक्वल टू, और साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो जब V इनपुट की बात की जाएगी तो वो कितना आएगा, डैट विल बी 220। तो इसको कर देते हैं, जो पहला वोल्टेज होगा वो अगर नेगेटिव में जा रहा है, इफ फर्स्ट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव में है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए D1 जो आएगा आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब रिवर्स बायस, और फिर D2 क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस। ठीक, यही चीज़ है। अब इस चीज़ में आपको रिवर्स, और आपको पता फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक फॉरवर्ड होगा एक रिवर्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, जनरली जो होता है रिवर्स पहले आता है, फॉरवर्ड बाद में। ये अब सेटअप की बात है, तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई, D1 D2 बोथ आर फॉरवर्ड गलत है, D1 एंड D2 बोथ रिवर्स गलत है, D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 ये भी गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। ठीक, चलिए अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या दिया हुआ है, चलिए। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास, uniform rod of mass 20 kg, length 5 meter, leans against a smooth vertical wall making an angle 60 degree from it. ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात,
The other end rest on the rough horizontal plane and frictional force that the floor exert on the rod is this one. मतलब एक frictional force निकालना. ओके ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, सही है. देखते हैं. पहले इसका डायग्राम बना देते हैं. एक ऐसा एक वॉल है, ठीक है. अब इस जो वॉल है यहाँ पे इस तरीके से एक जो भी आपका रॉड है वो क्या है, लाई कर रहा. ये वाला जो सरफेस है डेट इज स्मूथ और ये वाला सरफेस कैसा है, रफ. ठीक, ये स्मूथ है, ये वाला रफ है. अब स्मूथ और रफ तक तो ठीक हो गया. अब इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी ऑब्वियस सी बात है, लेंथ इसकी एल होगी, लेंथ ऑफ द रॉड एल है. अब इस वाले सरफेस पे थोड़ा सा आपको एलिमेंट लगाना है, लॉ ऑफ मोशन का फ्री बॉडी डायग्राम वाला सोचना है. अब रॉड है तो रॉड का जो सेंटर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, यहां से ऑब्वियस सी बात है mg फोर्स से नीचे जा रही होंगी चीजें, mg से नीचे जा रही होंगी. दो टाइप के रिएक्शन फोर्सेस हो सकते हैं इसमें. पहला हम मार्क करते हैं ग्रीन कलर से. एक तो इसके इस डायरेक्शन में n1, अगर ये n1 इस साइड जा रहा है बिकॉज ऑफ द रफ सरफेस, चीजें ऐसी इंक्लाइंड में, ये अगर मेरे पास ये वाला सरफेस है तो ऑब्वियस बात ये टिका इसलिए क्योंकि इस तरीके से एक फोर्स जाएगा. और दूसरा यहां पे विच इज फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक, कोई दिक्कत नहीं. एक और फोर्स होगा, कौन सा, अब उस पे पूरा होल्ड है तो यहाँ पे ही होगा, इसको N2 बोल देते हैं. अब ये यहाँ पे होगा तो एक फोर्स नीचे भी होगा. ठीक है, तो अब निकालना शुरू करते हैं. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस पार्ट पे 60 डिग्री बना रहा है स्मूथ के साथ, और यहाँ पे जो बना रहा है डेट इज 30 डिग्री. सरफेस आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका डायग्राम तो क्लियर है. आपको एक रफ डायग्राम बनाना आना चाहिए, हमेशा याद रखें इस बात को, क्योंकि रफ डायग्राम सबसे बेस्ट आपको एक एनालिसिस देता है. तो इसमें शुरू करते हैं, लाइक फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम देख लेते हैं. याद तो है ना ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. क्वेश्चंस आराम से टाइम का या फिर जो भी जैसा हुआ पेपर में, ठीक है. इस पे तो n1 के लिए क्या आ जाएगा, mg, क्योंकि n1 ऊपर जा रहा है, mg नीचे जा रहा, न्यूटन साहब की बात तो माननी है. n2 के लिए क्या आ जाएगा, f. अभी तक तो इतनी, क्योंकि n2 इस साइड जा रहा है, f इस साइड जा रहा, और किस पे लग रहे हैं, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो बात कर सकते हैं. अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं. ठीक, इसको एक पॉइंट मार्क कर देते हैं ए. एट पॉइंट ए इस पे बात करनी है. तो इस पे क्या होगा, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे टॉर्क इन्वॉल्व होता है. तो एट पॉइंट ए अगर वो रोटेट करने की कोशिश करता है रॉड, तो उसमें देख लेते हैं हम कि टॉर्क एट ए, पॉइंट ए क्या आएगा, जस्ट क्लियर करते हैं यहाँ पे, mg. और a पे अगर ध्यान से देखोगे a पे तो आधा ही लग पाएगा, आधी ही लेंथ ही हो पाएगी ना a की. जो परपेंडिकुलर लेंथ हम निकालने की कोशिश करेंगे a की, वो क्या आएगी, लेंथ पूरा तो है नहीं, आधे से काउंट होगा क्योंकि सेंटर से हम काउंट करेंगे. तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा सिर्फ इतना सा जो पार्ट है इसका सेंटर तक का, इट इज L/2 cos थीटा. ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं कहीं. पॉइंट ए पे हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप देख लीजिए mg, टॉर्क की बात होगी तो फोर्स इनटू आपका परपेंडिकुलर लेंथ, तो mg L/2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपकी स्मूथ सरफेस पे. जरा देख लेते हैं रख के, L/2
कॉस थीटा, और n2 की वैल्यू क्या रखी है, एफ एल साइन थीटा। कुछ कट रहा क्या, हाँ L से L कट गया, और तो कुछ नहीं दिख रहा कटने के लिए, तो एम जी एज इट इज रहेगा, एम जी बाय 2 कर देते हैं इसको, और कॉस के नीचे आ जाएगा साइन, तो वो बन जाएगा हमारा कॉट एफ। एंगल हमको पता है नीचे साइड के, क्योंकि ए पे हम बात कर रहे हैं, नीचे साइड के एंगल की बात करेंगे, तो नीचे साइड का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो मास कितना दिया हुआ था, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, जी की वैल्यू 10 है। क्या बोला क्वेश्चन, 10 ले सकते हैं क्या, हाँ 10 ले सकते हैं, चलो 10 ले लेंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा, डिवाइडेड बाय 2, और cot 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ। cot 30 कितना होता है, cot 30 होगा √3, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 10, तो ये आ जाएगा 100√3 एफ, या आप बोल सकते हो 100√3 न्यूटन इज इक्वल टू एफ। अगर इस फॉर्मेट में है ठीक है, अगर कंप्लीट में दिया हुआ, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 100√3, या फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दिस वन। चलिए ठीक है, अब 17th नंबर क्वेश्चन है। तो टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी have their center separated by a certain distance, charge on each sphere is q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with A first and then with B and finally removed from both of the new force of the repulsion between the A and B are this one. The radial of A and B are negligible as compared to the distance of separation, so that for calculating force between them they can have considered as a point charges. The best is given as okay fine, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 17 देखते हैं, कुछ खास उतना कुछ है नहीं मेंशन 17 में, ठीक है। 17 में बेसिक सी चीज क्या बोली है कि एक Q1 चार्ज है, एक दो चार्जेस हैं, ठीक है, A और B करते हैं हम इसको, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोर्स कितना होगा, k q अपॉन r स्क्वायर। अब क्या होता है, एक थर्ड चार्ज आता है, वो पहले a के पास जाता है, अनचार्ज न्यूट्रल, a तो चार्ज है, जैसे ही a के पास जाएगा तो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आएगी, और इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा होगा तो a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी q/2। अब वो जो चार्ज है उसके पास आधा है, मतलब कितना है, हाफ है, q/2, और वो हाफ लेकर जाएगा b के पास। जब वो हाफ b के पास लेकर जाएगा बेटा, तो वो क्या होगा, यहाँ पे b से वो कितना पार्ट कम कर पाएगा, b से वो हाफ का भी हाफ कम कर पाएगा। तो आप समझ रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, 50 का भी वो क्या करेगा, हाफ। तो एक, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे आना जरूरी है उसके लिए, डिस्टेंस इज रिमेनिंग सेम, सो जो f डैश बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, q/2 डॉट 3q/4 r स्क्वायर। तो f डैश वुड बी k एंड दिस इज q स्क्वायर, और दैट इज 8r स्क्वायर। और हमको पता है कि ये जो वैल्यू है ये f0 है, तो आंसर वुड बी f/8। This will be the best suited answer as per our conclusion. Let's see for the, ये ऑप्शन में है कि नहीं, पता चला कई बार क्या होता है, आंसर आ गया वो ऑप्शन में ही नहीं, तो आंसर है अपना, आंसर तो दिख ही नहीं रहा, क्या आया, कुछ छूटा क्या, अच्छा 3 छूट गया, 3f/8 अभी बोले, और अभी उसका सिनेरियो होगा, ठीक, दैट इज फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखते हैं। अब 18 में देखिए, 2 cities x and y connected by regular bus surfaces with bus leaving in either direction t time. The girl is driving scooty. ये क्वेश्चन आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। आपको ऑलमोस्ट टॉपिक हर चीज़ के मैं बता दूंगा, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन है, तो इट विल बी बेटर फॉर एनालिसिस पार्ट ऑफ योर्स। और कुछ दिनों में हो सकता है मैं वीडियो इसका भी डाल दूं कि फिजिक्स कहाँ से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, और
क्या मटेरियल्स या क्या चीज़ को ले लेकर देंगे, काइंड ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड दोज स्टूडेंट हु आर इन अ ग्रेड 12th एंड आर ट्राइंग फॉर द अप्रैंटिस दिस ईयर। अब यहाँ पे देख लेते हैं 18th में क्या लिखा है। Two cities X and Y connected with a regular bus services with a bus leaving in either direction every tea time. A girl is driving scooty with a speed of 60 km/h in the direction X to Y. Notices that the bus goes past her every 30 minutes in direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct answer. Period T as the bus starts this one. Okay. चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। कुछ कुछ तो है और कुछ कुछ ही समझ में है, तो लेट्स मार्क दिस वन एज सेवेंटीन्थ यहाँ है तो 18th यहाँ कर देते हैं। एटीन में देखते हैं सिंपल सी चीज क्या क्या मेंशन है हमारे पास। x से y जाना है, ठीक, x से y जाना है और x से y जाने में एक v वेलोसिटी से एक गर्ल है दैट इज मूविंग विद 60 km/h। लेट velocity of bus v km/h, इतना ले लेते हैं, ठीक। velocity of bus will be v km/h। तो relative velocity of bus with respect to scooty or the girl who was driving it, relative velocity of the bus with respect to scooty कितना होगा ये, v माइनस 60, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोज वो मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, उसके लिए ये बात, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड होता है सब्ट्रैक्ट होता है, याद करो रिलेटिव वेलोसिटी वाला। और ठीक, और यहाँ पे एक चीज है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बसेस, और दो बसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब एक इधर से आ रहा दूसरा इधर से आ रहा, तो ऑब्वियस बात है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड टाइम के फॉर्मूले से निकालते हैं, तो डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस विल बी दिस वन, v मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से। अब एक चीज पता है हमको कि जब बस इस साइड जा रही है, जब बस एक जो 30 मिनट वाला सीन आ रहा है उसमें अगर देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, 30 मिनट है, याद रखना मिनट पे खेल रहे हैं हम, यहाँ पे यूनिट पे ध्यान रखेंगे, वीटी है ये पहला। और जब बस कहाँ जाए, y से x की तरफ की बात कर रहा हूँ, y से x वाला सिनेरियो होगा तब 10 मिनट में। अब आपके पास दो इक्वेशन है, यू कैन इवेल्युएट बोथ ऑफ देम। अब जब दोनों को इवेल्युएट करोगे तो कुछ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई। अच्छा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, आप सपोज करो आप और आपका फ्रेंड दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही, तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब सेम डायरेक्शन वाला केस है तो हमने माइनस किया v माइनस 60, और ये रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर इसको अब सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये आप v माइनस 60 और v प्लस 60, और ये आपको बन जाएगा 1/3। और जब इसको सॉल्व करने आओगे तो आप बनोगे 3v माइनस
180 is equals to v plus 60, so it's basically 2v is equals to 240 and v is equals to 120 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी ऑफ बस जो है दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर. अब जब वेलोसिटी ऑफ बस आपको मिल चुका है तो टाइम निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं. टाइम निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ज़रा, दो सेकंड में कर दो. तो यहाँ पे लिख देते हैं v प्लस v तो है आपके पास प्लस 120 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 120 टाइम. तो कितना हो जाएगा ये 180 मतलब ये 1800 और डिवाइडेड बाय दिस वन, 0 से 0 कैंसिल, ये इससे 15 मिनट. याद करो मिनट में खेल चल रहा था पूरा. तो दो आंसर होने चाहिए. वेलोसिटी ऑफ बस होना चाहिए 120 और दूसरा होना चाहिए 15 मिनट्स. तो लेट्स चेक फॉर 18. ऐसा कुछ है 15 मिनट 10 मिनट 19 9. ठीक है, चलो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. 15 मिनट 120 दिस वन. अब आ जाओ, ये हो गया और ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा मेरे. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अ कंटेनर 19 क्वेश्चन. ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत है. आई थिंक अ कंटेनर has two chamber of volume. V1 is 2 liter, V2 is 3 liter, separated by a partition made of the thermal insulator and the chamber containing N1 and N2 given है. P1 भी इतना है, P2 भी given है. What is the partition? What when the partition is removed, mixture attain equilibrium pressure. Pressure निकालना है, सिंपल सी चीज़ है. आपको कहाँ कितने पे फोकस करना है ये ध्यान से देखिए इस पे. 19th. ठीक, अब यहाँ पे गिवन है आपका ये वाला क्वेश्चन है गैस वाले चैप्टर से, स्टेट्स ऑफ मैटर से आप कंक्लूड कर सकते हैं इस चैप्टर को. अब इसमें जो दिया हुआ है उस पे अगर मैं सिर्फ ध्यान दूं तो यहाँ पे है P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू एक कॉमन प्रेशर. जब जैसे ही पार्टीशन हटाएंगे कॉमन प्रेशर की बात कर रहा है तो, लेकिन वॉल्यूम तो ऐड होगा. ऑब्वियस ही बात है भाई, दोनों का इंडिविजुअल है P1 V1 P2 V2, लेकिन जब दोनों कंबाइन हुए तो एक कॉमन प्रेशर की बात की जा रही है. वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम तो ऐड ही होगा ऑब्वियसली बात है. पार्टीशन हटाओगे तो रख दो वैल्यू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3. P निकालना है और ये 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा ये 2 और 6 विच इज 8. कई बार क्या होता है बहुत बेसिक से कैलकुलेशन फंस जाते हैं और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा होता है आपके साथ. डिवाइडेड बाय 5 विच इज P, तो P आ जाएगा 1.6. ATM में बात है, ATM में होना चाहिए आंसर. आंसर देख लेते हैं, आंसर है ATM में 1.6. अब आ जाओ इस साइड भी देख ही लेते हैं, इजी है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन दिस वन n is equals to 2 states हाइड्रोजन क्लोज टू. अच्छा ठीक है, इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, डायरेक्ट है ये क्वेश्चन. अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा 20. अब यहाँ n की वैल्यू 2 दी हुई है, r आपको पता है 0.25 n स्क्वायर, लेकिन ये होता है मतलब नैनोमीटर. अब r की वैल्यू हमको पता है, r n स्क्वायर पे चल रहा है तो n की वैल्यू 2 दी हुई है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी. ठीक, r की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.28 नैनोमीटर. फाइन. और बोहर की बात है तो बोहर के साथ तो ये तो बोहर ने एक ऐसी चीज दी है, ब्रह्मास्त्र है कि कुछ भी बोहर का नाम है ये लगाओ काम खत्म. और निकालना क्या है आपको लेमडा, मतलब वेवलेंथ की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इसको सीधे सीधे लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv कर दूं इज इक्वल टू पाई आर कर दूं, कोई गलत बात नहीं है. अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है मैं करके बता देता हूं. इसमें ये वाला जो पार्ट है
अगर आप इस पे ध्यान से दोगे, ये कैसे आया इस पे दिखाता हूं मैं आपको कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 2h अपॉन mv। आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये किसके बराबर होता है पूरा का पूरा, आपको मिल जाएगा डी बार्कली वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा हुआ। अब रख देते हैं वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है पाई आर आया, तो पाई आर की वैल्यू 1 प्लस 1 और रेडियस है 0.28। इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पे ये अराउंड अराउंड आता है नियरली समवॉट 0.67 नैनोमीटर है कुछ। ठीक है, 21 भी देख ही लेते हैं। 21 सीधा डायरेक्ट एसी का क्वेश्चन है, बिल्कुल मेहनत नहीं है। एक तो फेज डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन है, और ये है नॉर्मल आपका करंट निकालना है, इम्पिडेंस वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टू एसी सप्लाई दिस वन हर्ट्स 50 हर्ट्स दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी रजिस्टर दिया 20, कैपेसिटर रिएक्टेंस दिया है 25 और इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस दिया 45, कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत बढ़िया। करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट एंड द फेज बिटवीन द करंट वोल्टेज इज दिस वन। अगर मोटा मोटा अगर आप ध्यान से देखो तो बिना मेहनत के अगर आपने आराम से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो कुछ क्वेश्चंस विदाउट एनी पैनिक आपको आराम से 20 के आसपास तो आराम से बन रहे होते, 20-22, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देख लेते हैं 21 सॉल्व करके। 21 इसमें जो जो चीज़ मेंशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। XL है 45, ठीक, XC दिया हुआ है 25 और R दिया हुआ है 20। अब एज पर द इम्पिडेंस वाला फॉर्मूला हमको पता है I इज इक्वल टू कितना होता है, ऊपर वोल्टेज नीचे ये होता है ना V/R, बट ये तो आप नॉर्मल पढ़ते हो जब सिर्फ R होता है। जब इम्पिडेंस वाला सिनेरियो आता है V अपॉन क्या होता है Z, और Z की जगह पे क्या यूज कर ले हम, Z की जगह पे ये यूज करते हैं XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रख लो कितना आ रहा है वैल्यू, ऊपर 220 नीचे 45 माइनस 20 और इनका स्क्वायर है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं ये 25 हो गया, ठीक। तो I इज इक्वल टू कितना 220, अंदर कितना हो जाएगा 20 और 20 का मतलब ये 20√2, ठीक है 20√2 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, तो I इज अबाउट 11/√2। 11/√2 की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना आता है, नियर अबाउट 7.7 एम्पेयर, ठीक है इतना आना चाहिए। और फेज एंगल पूछा गया था, तो फेज एंगल है आपका, जब भी कभी इस वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो फेज एंगल कितना होता है, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC, जो बड़ा होगा उससे माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये 45 माइनस 20/25, बार बार 20 आ रहा है दिमाग में, तो tan phi इज इक्वल टू 1, तो phi इज इक्वल टू 45 डिग्री। देख लेते हैं आंसर, इससे मिलता जुलता कुछ 45 डिग्री। और हाँ, करंट कितना बता रहा है 7.24 वाला, ठीक है ये करेक्ट होगा। अब इसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला दिखा देते हैं। इस वाले में तो डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। 22 द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एज शोन इन दिस वन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप सभी को पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहाँ से सॉल्व होता है ये। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। ए वाला करेक्ट लग रहा है, बी बाकी देख लेते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे नहीं करता, तो ठीक है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, तो सीधा सीधा फर्स्ट वाला करेक्ट है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ इसी पे।
फोटो करंट डायरेक्टली इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितना लाइट आ रहा है उस पे करंट रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड वाली जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ोगे पोस्टुलेट में जब आए, इसकी पोस्टुलेट्स की बारी आ रही थी। चलिए 23 देखते हैं। आर्गन पाइप एट बोथ एंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। ठीक है, द पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकल इन अ वाटर ड्रम to the half of its length, the fundamental frequency of air। argon pipe का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन without any kind of hustle। क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में बेसिक सी चीज समझो। आर्गन पाइप में क्या है, ये है एक आर्गन पाइप, गलत बन गया, इस तरीके से है। ठीक, जब भी एक आर्गन पाइप का ये आता है तो इसमें आपको, ये एक ओपन पाइप है। ओपन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो F इज टू होती है V/2L। सभी ने पढ़ा, को पता है कैसे आ रही। अब इफ इट इज इमर्ज्ड इन वाटर, और कहाँ तक की हाइट, हाफ तक इमर्ज्ड है, तो एक कंटेनर बना लेते हैं, इजी रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, पाइप इसी के आसपास इतने ही पे होगा, और लेंथ इसकी कितनी हो गई, L/2। और जब ऐसा वाला आएगा तो आपको पता है क्या करना है, F डैश, मतलब जो फ्रीक्वेंसी पे हम बात कर रहे हैं वो कितना होगा, V/4L। 4 और L की जगह पे L/2 का, तो 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, V/2L। ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही तो है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, तो F डैश इज इक्वल टू F हो जाएगा आंसर। देखो 23 में है कुछ ऐसा मिलता जुलता, 3/2 2F। अगर ध्यान से देखो तो पूरे में 4th आंसर बहुत है, मतलब ये मेरे पास जो आया है ये है 48 नंबर वाला, मतलब 45 से आई थिंक होगा सीरीज, तो 48 नंबर वाला है, तो इसमें 4th आंसर बहुत ज़्यादा मिल रहा है।